कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसे बहुत चोट आई थी। इसी हालत में वो पुलिस स्टेशन आता है और वहां बैठे पुलिस वालों को बताता है कि उसने किसी का खून किया है। ये सुनते ही पुलिस वाला कुछ देर के लिए भौंचक्का रह जाता है, क्योंकि आज से पहले किसी ने इस तरह पुलिस स्टेशन आकर अपनी गिरफ्तारी की मांग नहीं की थी। उन्होंने उसके केस की जांच की, जिसके बाद उसे मर्डर के जुर्म में 5 साल की सजा होती है। इसके 3 साल बाद हमें एक हाईवे को दिखाया जाता है जहां किसी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। कुछ लोग ऑफिसर लूक को क्राइम साइट पर ले जाते हैं, जहां उसने देखा कि विक्टिम की कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई थी। जब उन्होंने लाश के ऊपर से कपड़ा हटाया तो उसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि उसकी ये हालत एक्सीडेंट की वजह से हुई थी। जरूर किसी ने उसका खून किया था। वहां उन्हें एक गन भी मिलती है, पर उससे कत्ल को अंजाम नहीं दिया गया। लाश पर कई चोटों के निशान पाए गए थे और ये कार क्रैश के निशान तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे। फोरेंसिक डॉक्टर ने उस लाश को देखकर बताया कि उसकी पसलियां और सीने की हड्डियां टूटी हुई है। शरीर पर कहीं काटने के निशान नहीं है, पर इसके गर्दन की हड्डी और सांस की नली में फ्रैक्चर है। ये मारने पीटने के निशान है। जिस किसी ने भी उसका कत्ल किया है वो अच्छे से जानता है कि शरीर के किस हिस्से पर हमला करने से इंसान की मौत हो सकती है। उन्हें वहां एक स्टैंप भी मिलता है जो कातिल निशानी के तौर पर वहां छोड़ गया था। इसके बाद हम जैक को देखते हैं, जो अभी तक जेल में अपनी सजा काट रहा है। उनकी जेल में एक नया कैदी आया था जिससे जैक की बहुत बनती थी, पर जेल के बाकी कैदी उसे पसंद नहीं करते थे। उस दिन भी वो कैफेटेरिया में उसे परेशान करते हैं और उसे धमकाते हुए कहते हैं कि बुढ़े आइंदा इस बेंच पर दोबारा बैठा तो तेरी टांगे तोड़कर उसे कहीं बैठने लायक नहीं छोड़ेंगे। वो कैदी भी पीछे हटने वाला नहीं था, लेकिन बात और बिगड़े उससे पहले ही जैक तुरंत बीच में आकर झगड़ा रोक देता है। इसी बीच जैक की नजर टीवी पर पड़ती है, जिसमें कल रात हुए मर्डर की न्यूज चल रही थी। न्यूज देखते ही जैक तुरंत गार्ड के पास आता है और कहता है कि उसे किसी से बात करनी है, पर गार्ड बोला पहले फॉर्म भर दो, उसके बाद देखेंगे। लेकिन जैक ने न्यूज में कुछ ऐसा देख लिया था कि उसका फौरन किसी से बात करना जरूरी था। पर कई बार रिक्वेस्ट करने पर भी जब वो नहीं माना तो जैक के पास उससे अपनी बात मनवाने का सिर्फ एक ही तरीका बचता है। वो अपनी सेल में वापस आया और कैदियों को बुरी तरह पीटने लगा। देखते ही देखते जेल में हड़कंप मच जाता है। खतरनाक कैदियों के झुंड ने जैक को चारों तरफ से घेर लिया और सब एक साथ उस पर टूट पड़े। पर अकेला होने के बावजूद जैक उन्हें बहुत मारता है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, पर जब उनके लीडर ने जैक के सर पर एक भारी भरकम लोहा दे मारा तो जैक की आंखों में ऐसा गुस्सा भड़क गया जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वो लीडर के हाथ पैर तोड़ देता है और उसका आखिरी वार उसकी जान भी ले सकता था, पर जैक खुद को रोक लेता है क्योंकि उसने कसम खाई थी कि वो किसी की जान नहीं लेगा। जल्द ही गार्ड्स ने उसे काबू में कर लिया, पर वो लगातार यही मांग करता रहा कि उसे ऑफिसर लूक से मिलना है। ये सब करके उसने जो उधम मचाया था उससे परेशान होकर फाइनली लुक उससे मिलने को तैयार हो जाती है। गार्ड लुक को बताते हैं कि इस कैदी का नाम जैक है और पिछले 3 सालों से उसका रिकॉर्ड भी काफी अच्छा था, लेकिन कल अचानक उसने आपके बारे में पूछा और फिर बाकी कैदियों के साथ मारपीट करने लगा। उसका ये बर्ताव बहुत अजीब था। जब लुक उससे मिलने गई तो जैक उससे कहता है कि मैडम, मैंने जिन कैदियों को मारा मैं उन्हें कुछ देना चाहता हूँ। अगली बार जब आप आएंगी तो मैं आपको उसके पैसे चुका दूंगा। वो चाहता था कि उन सबको एक एक सिगरेट के पैकेट्स मिले, क्योंकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। पर लुक कहती है कि तुम्हें क्यों लगता है मैं फिर यहाँ आऊंगी? तुम जानते हो कि कातिल कौन है? जिस पर जैक उसे बताता है कि कल रात जिस आदमी का मर्डर हुआ मैं उससे कभी बॉक्सिंग रिंग में लड़ा था। वो एक अच्छा बॉक्सर था। उसे नहीं पता कत्ल किसने किया है, पर वो ये जानता है कि कातिल क्या सोच रहा है और अभी तो ये बस शुरुआत है, वो फिर किसी को मारेगा। उसका मानना था कि वो ये सब बेवजह नहीं कर रहा, यकीनन इसके पीछे उसका कोई मकसद है। अगर कोई और बात होती तो वो उसे सीधा गोली भी मार सकता था, पर हम दोनों जानते हैं कि उसे कितनी बेरहमी से मारा गया है। निहत्थे किसी को मारना अजीब बात है। जरूर वो कोई साइकोपैथ है। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, बस मुझे यहाँ से निकालिए। पर लुक के लिए इतनी वजह काफी नहीं थी। वो कहती है तुम्हें कुंफू आता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी इस केस में मदद कर सकते हो। मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं? वो उठकर वहां से जाने लगती है, पर तभी जैक कुछ लोगों के नाम लेने लगा। वो कहता है उसका अगला शिकार इन्हीं 8 लोगों में से कोई एक होगा। लुक उसकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहती थी, पर उसे अब तक इस केस से रिलेटेड कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले थे, इसलिए वो अपने लोगों को उन 8 लोगों की डिटेल्स निकालने को कहती है। वहीं हम उस सीरियल किलर को देखते हैं जो अपने अगले मर्डर की प्लानिंग कर रहा था। वो दीवार पर किसी का नाम लिखता है और आज रात वो उसी को मारने वाला था। इसके बाद हमें एक जाने माने मूर्तिकार को दिखाया जाता है जो देर रात रुककर अपने अधूरे काम को पूरा कर रहा था। ये मूर्तिकार 10 साल पहले पूरे एशिया में किकिंग का चैंपियन था।
वो किसी को भी हरा सकता था, पर कुछ वक्त बाद वो रिटायर हो गया और एक आर्टिस्ट बन गया। वो अपना काम कर ही रहा था कि तभी उसने एक आदमी को देखा जो बिना उसकी परमिशन के अंदर घुस आया था। उसने कहा, नीचे उतर जाओ वरना बहुत पछताओगे। पर वो आदमी उसे अपना नाम वोंग बताता है और कहता है कि मैं आज तुमसे फाइट करूंगा और जो हारेगा वो मरेगा। आर्टिस्ट उससे लड़ना नहीं चाहता था, पर जब उसने उसकी मूर्ति तोड़ दी तो पानी सर के ऊपर चला गया। उसने वोंग के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद दोनों में जबरदस्त फाइट होती है। आर्टिस्ट देखता है कि उसका एक पैर छोटा था, पर अपाहिज होने के बावजूद भी वो अच्छा लड़ रहा था। वो वोंग पर कई जानलेवा वार करता है, पर वोंग ने उसकी एक टांग तोड़ दी जिससे वो लंगड़ा हो जाता है, और आखिर में उसने एक डेडली किक से उसकी गर्दन तोड़ दी जिससे उसकी मौत हो गई। उधर लुक जैक के बारे में सारी डिटेल्स निकलवाती हैं। पता चला कि 3 साल पहले उसका एक मार्शल आर्ट्स स्कूल था, यहाँ तक कि उसने पुलिस वालों को भी मार्शल आर्ट्स सिखाया था। पर एक दिन उसके हाथों एक कत्ल हो गया और उसे 5 साल की सजा हुई। वो उसके बारे में और जान पाती कि तभी उसे पता चला कि शहर में एक और मर्डर हुआ है। जैक का अंदाजा एकदम सही था। मरने वाला शख्स उन्हीं 8 लोगों में से था जिनके उसने नाम लिए थे। वो तुरंत जैक से मिलने जाती है और उसे बताती है कि एक और की मौत हो गई है, पर जैक इसके बारे में पहले से जानता था। वो ये भी जानता था कि उसकी मौत जानलेवा किक की वजह से हुई है। लुक पूछती है, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? जिस पर जैक ने उसे बताया कि उसकी किक बहुत मशहूर थी, उसका कत्ल किक मार कर किया गया। पहले वाला एक अच्छा बॉक्सर था, मुक्के मार मार कर उसका कत्ल किया गया। आगे की जानकारी वो तब तक उसे नहीं बताने वाला था जब तक वो उसे जेल से नहीं निकालती। इतनी कोशिशों के बाद भी अभी तक उन्हें कत्ल की वजह पता नहीं चल पाई थी। ये केस उसके हाथ से चला ना जाए, इसलिए लुक सिफारिश करके उसे जेल से रिहा करवा देती है। उसे एक टेम्परेरी पास दिया जाता है और एक सेल फोन जिसे उसे हर दिन चालू रखना था। जैक कहता है, मर्डर के सीक्वेंस को देखकर पता चलता है कि कातिल मार्शल आर्ट्स अच्छी तरह जानता है। उसके शिकार हर तरह के माहिर खिलाड़ी हैं, तो हो सकता है कि उसका अगला शिकार भी उन्हीं में से कोई एक हो। वो उन्हें मोंकॉक शहर चलने को कहता है, क्योंकि हो ना हो पर कातिल वहां जरूर जाएगा। उधर हम उस सीरियल किलर को देखते हैं जो दीवार पर अपने अगले शिकार का नाम लिखता है। इसके बाद वो एक और माहिर खिलाड़ी के पास जाता है जो ग्रैपलिंग का एक्सपर्ट माना जाता था, पर वोंग उसे भी आसानी से मार डालता है। जब तक जैक वहां पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी लाश को देखकर जैक अंदाजा लगाता है कि उसे कैसे मारा गया होगा। लाश की हालत देखकर साफ था कि हत्यारे ने उसे मारने के लिए खतरनाक ग्रेपलिंग टेक्निक का यूज किया था। वो केस को इन्वेस्टिगेट कर ही रहे थे कि तभी जैक की नजर वोंग पर पड़ी, जो वहीं खड़ा उन्हें देख रहा था। जैक तुरंत उसका पीछा करता है, पर वो बिजली जितना तेज था। एक लंबी छलांग लगाकर वो दूसरी बिल्डिंग पर कूद गया, पर जैक ऐसा नहीं कर पाता। वोंग सीधा उसकी आंखों में देखता है, जैसे कि उसे चैलेंज दे रहा हो, तुम मुझे नहीं पकड़ सकता। इसके बाद जैक अपने घर लौटता है। उसे देखते ही उसकी वाइफ सिन उसे जोर से थप्पड़ मारती है, पर जैक उसकी नाराजगी समझता था, इसलिए वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता और उसे गले लगा लेता है। जैक अपने पिता से भी माफी मांगता है, जिनकी बात उसने नहीं मानी थी। उसे लगता था कि दूसरे क्लब को हराकर उसका नाम हो जाएगा, पर वो गलत था। उसके हाथ से किसी की मौत हो गई और सब बर्बाद हो गया। सिन उसके हाथ में एक धागा बांधती है जो उसे खुद पर काबू पाने में मदद करता। जैक जब घर के काम में सिन की मदद कर रहा था, तभी उसे एक बॉक्स में वही स्टैंप मिलता है जो किलर खून करने के बाद लाश के पास छोड़ जाता था। उसने सिन से पूछा, ये तुम्हें कहाँ से मिला? जिस पर सिन उसे बताती है कि 3 महीने पहले यहाँ एक आदमी आया था, उसने मुझे ये तुम्हें देने को कहा था। जैक समझ जाता है कि खतरा उस पर भी मंडरा रहा है, उसे जल्द से जल्द उस खूनी को पकड़ना होगा। अगले दिन वो एक आदमी के पास जाता है जिन्हें उस स्टैंप के बारे में जानकारी थी। वो बताते हैं कई 100 साल पहले ये स्टैंप उन फाइटर्स को दिया जाता था जो लड़ाई में हार जाते थे। वो केस के बारे में डिस्कस कर ही रहे थे कि तभी वहां बैठा एक बूढ़ा आदमी उनकी बातें सुन लेता है। वो बोला, मैं जानता हूं उस आदमी को। 6 साल पहले उसने मुझे भी चुनौती दी थी और मुझे हराने के बाद उसने मुझे बिल्कुल ऐसा ही स्टैंप दिया था। उनसे जैक को पता चला कि वो यहीं पास में ही रहता है, जिसके बाद पूरी पुलिस फोर्स उसके एड्रेस पर सर्च ऑपरेशन चालू कर देती है। घर की मालकिन से पता चलता है कि वोंग अपनी बीमार पत्नी के साथ यहीं रहता था, पर कई महीने पहले वो एडवांस किराया देकर यहाँ से चला गया। कमरे में पड़ी चीजों को देखकर जैक समझ जाता है कि वो यहाँ कितनी ब्रूटल ट्रेनिंग करता था। मकान मालकिन ने बताया कि वो हर रोज अपने चेहरे पर कोई सफेद चीज रगड़ता था, जिससे उसके चेहरे से खून निकलने लगता था। जैक बोला, ये बहुत ही पुराना तरीका है जिसमें नमक का इस्तेमाल होता है। चमड़ी को और सख्त करने के लिए उस पर नमक रगड़ा जाता है ताकि वो मार सह सके। उन्हें दीवार पर कुछ नोट्स मिले जिससे पता चला कि वो नंबर 1 बनना चाहता है।
और यही वजह है कि वो सबसे बेहतरीन कुंफू मास्टर्स को मार रहा था। उन्हें कातिल का पता चल गया था, अब बस उसे ढूंढना था। जैक कहता है कि मुझे वापस जाना होगा। रिहा करने के बदले में उन्होंने यही शर्त रखी थी, पर काफी सोचने के बाद लुक उसकी वाइफ को भी साथ चलने को कहती है, क्योंकि यहाँ उसकी जान को खतरा हो सकता था। जैक कहता है कि उसका अगला शिकार एक ऐसा शख्स है जो हथियार चलाने में माहिर हो। इससे पहले वोंग उस तक पहुंचे, वो लोग उसके पास पहुंच जाते हैं। तलवार चलाने में माहिर वो शख्स अब एक रेस्टोरेंट चलाता था। जैक को पता चला कि कई साल पहले उनका एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उसके हाथ में मेटल रोड फिट कर दी। जैक तुरंत समझ गया कि वो गलत आदमी के पास आए हैं, क्योंकि वोंग कभी कमजोर से नहीं लड़ेगा। वो सोच ही रहा था कि तभी उसे याद आया कि उनका एक स्टूडेंट हांगकांग में एक्शन स्टार है और उसे उन्होंने ही ट्रेन किया था। वहीं हांगकांग में हम एक फिल्म के सेट को देखते हैं, जहां एक एक्शन फिल्म की शूटिंग चल रही थी। एक्शन स्टार लुई फैन अपना स्टंट करने ही वाला था कि तभी वहां वोंग आकर खड़ा हो जाता है। कुछ लोगों ने उसे वहां से हटाने की कोशिश की, पर वोंग उनके अंदर असली की तलवार घुसा देता है। वो बोला, ये कोई फिल्मी फाइट नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। जिसके बाद फिल्म का पूरा क्रू वहां से भाग जाता है। वो लुई फैन को फाइट के लिए चैलेंज करता है, जिसके बाद उसने भी अपने हथियार उठा लिए। उन दोनों के बीच जबरदस्त तलवारबाजी होती है। लुई को तलवार में महारत हासिल थी, पर वोंग की ब्रूटल ट्रेनिंग के आगे वो भी ज्यादा देर टिक नहीं पाता। उसने लुई की पीठ में तलवार घुसा दी, पर बावजूद इसके लुई हार नहीं मानता। जल्द ही दोनों के हाथ से तलवार छूट जाती है, जिसके बाद वोंग ने एक धारदार ब्लेड से उस पर हमला किया। वो लुई को कई बार स्टैब करता है और आखिर में उसके गले की नस काटकर उसे मार डालता है। जैक कहता है, उस पर नंबर 1 बनने का भूत सवार है, हमें उसे रोकना ही होगा, वरना वो हर उस इंसान को मार डालेगा जो उससे बेहतर है। इसी बीच पुलिस कमिश्नर लुक को फोन करके बताता है कि पिछले 3 मर्डर्स पहले से ही अखबारों में सुर्खियां बटोरे हुए थे, लेकिन कल रात का कत्ल थोड़ा अलग था। वो आदमी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था, इसलिए मीडिया इस केस को लेकर पुलिस पर जबरदस्त दबाव बना रहा है। कमिश्नर इस केस को बंद करना चाहता था, पर लुक कातिल को पकड़ने के लिए उससे 72 घंटों का समय मांगती है। वो कातिल मीडिया में कुंग-फू किलर नाम से फेमस हो गया था। उसका खौफ इतना बढ़ गया था कि जूडो, कराटे और कुंग-फू सीखने वाले स्टूडेंट्स तक उसके नाम से डरने लगे थे। एक दिन पुलिस को वोंग का कॉल आता है, पर वो सिर्फ जैक से बात करना चाहता था। वो बोला, मुझे शुक्रिया नहीं कहोगे तुम्हें जेल से बाहर निकालने के लिए। तुम कुंफू में इतने माहिर हो कि अगर चाहते तो वो जेल की दीवारें तुम्हें बंद नहीं रख पाती, पर तुमने हमेशा अपनी ताकत छुपा कर रखी। उस दिन जब हम छत पर मिले तो तुमने मुझे काफी निराश किया, पर मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब हम आमने सामने होंगे तो तुम मुझे कड़ी टक्कर दोगे। अगर तुम चाहो तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर मैं तुम्हारी बीवी को मार दूं तो तुम किसी को भी मार सकते हो। ये सुनते ही जैक का खून खौल उठता है, पर वोंग ने उसे कहा कि मुझे रोकने का बस एक ही तरीका है, और वो है मेरी जान लेना। उनकी बातचीत के दौरान पुलिस उसकी लोकेशन को ट्रेस कर लेती है, पर जब तक वो वहां पहुंचे वोंग वहां से जा चुका था। उनकी इस बातचीत से लुक समझ जाती है कि कातिल जैक को अच्छी तरह जानता है। वो अपने लोगों से कहकर जैक के पिछले 3 सालों के कॉल रिकॉर्ड्स और उससे मिलने वालों की लिस्ट निकलवाती है, और साथ ही उसने वोंग को पकड़ने के लिए लुकआउट नोटिस जारी कर दिया, ताकि वो चाहकर भी देश छोड़कर भाग न सके। फोरेंसिक रिपोर्ट से उन्हें पता चला कि जो नमक वोंग अपने चेहरे पर रगड़ता था वो एक छोटे से गांव से लाया गया था। वो जल्दी से उस गांव में जाते हैं और उन्होंने फाइनली उसका घर ढूंढ निकाला। लुक कहती है कि उस पर कोई गुनाह साबित नहीं हुआ है, उस पर सिर्फ शक है, इसलिए उस पर गोली मत चलाना। पुलिस फोर्स उसके घर में आती है, पर काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें वहां कोई नहीं मिलता। उसकी वाइफ की अस्थियों के पास पड़े ताजे फूलों को देखकर लुक समझ जाती है कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि कल वो यहाँ आए, क्योंकि कल उसकी पत्नी का जन्मदिन था। लुक सबको ऑर्डर देती है कि वो सभी चीजें वापस अपनी जगह रख दे, बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि हम यहाँ आए थे। इसके बाद उन्होंने जगह जगह पर सर्विलांस कैमरा लगाए और ऑफिसर्स को लोकल लोगों के कपड़े पहनाकर जगह जगह पर तैनात कर दिया, ताकि कल वो जैसे ही यहाँ आए वो लोग उसे धर दबोचे। उनका अंदाजा एकदम सही था। हम वोंग को देखते हैं जो अगले दिन वहां वापस लौटता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मायूसी थी, जैसे कि उसने कुछ बहुत ही गलत किया। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक के जरिए उसकी बीमार वाइफ को दिखाया जाता है, जिसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसे कैंसर था और वोंग के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसका इलाज करवा सके। वोंग से उसका दर्द देखा नहीं जाता, जिसके बाद एक दिन उसने गुस्से में अपनी वाइफ का गला दबाकर उसे मार डाला। उसकी वाइफ की मौत नेचुरल नहीं थी और ना वो कैंसर से मरी थी, उसका खून हुआ था, जिसके लिए वोंग खुद को माफ नहीं कर पाता।
वो आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसकी नजर कुछ कुत्तों पर पड़ी जो अभी तक बंधे हुए थे। वो समझ गया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जिसके बाद वो सीधे जाने के बजाय अपनी बोट मोड़ने लगता है। सर्विलेंस कैमरा से उस पर लगातार नजर रखी जा रही थी, पर अचानक वो कहीं गायब हो गया, जिसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आ जाती है। इसी बीच जैक के फोन रिकॉर्ड और जेल की सीसीटीवी फुटेज बाहर आ जाती है। लुक ने देखा कि वोंग पिछले 3 साल से जैक से लगातार मिलने आता रहता था और रिकॉर्डिंग में साफ नजर आ रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। जिसके बाद लुक तुरंत जैक पर गन तान देती है, क्योंकि उसे लगा कि वो भी वोंग के साथ मिला हुआ है। कोई और रास्ता ना पाकर जैक उससे गन छीन लेता है, पर वो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए वो उन सब को लॉक करके वहां से भाग जाता है। उधर हम वोंग को देखते हैं जो उसका पीछा कर रहे पुलिस वालों को ठिकाने लगा देता है। लुक अपने लोगों को ऑर्डर देती है कि जैक भी उसके साथ मिला हुआ है, उसे रोको और जरूरत पड़े तो उसे गोली भी मार देना। ये सुनते ही सिन घबरा गई और जल्दी से जैक को ढूंढने लगी। इसी बीच वोंग जब अपने घर में आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी की अस्थियां वहां नहीं थीं। सिन वापस आती है और उसे वो अस्थियां दिखाते हुए कहती है कि अब जैक का पीछा छोड़ दो, वरना ये उसे कभी नहीं मिलेगी। पर वोंग गुस्से में उस पर हमला कर देता है। उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, पर सिन भी तलवार चलाने में माहिर थी। वोंग कहता है, तुम्हारा ये हुनर सिर्फ खेलने के लिए है, असली मार्शल मारने के लिए होता है। उसने उसे बुरी तरह घायल कर दिया और उसे मारने ही वाला था कि तभी वहां जैक आ जाता है। जैक ने देखा उसकी हालत बहुत क्रिटिकल थी। वो जल्दी से उन्हें एम्बुलेंस भेजने को कहता है, पर उसकी सुनता कौन, क्योंकि वोंग ने तो सारे ऑफिसर्स को मार दिया था। उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। पर तभी उसने वोंग को देखा जो उसके सामने से ही गुजर रहा था। सिन उसे लड़ने से मना करती है, पर जैक उसकी नहीं सुनता और उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त झड़प हुई और इसी बीच वोंग के हाथों से अस्थियों का कलश टूटकर बिखर जाता है, जो देख वोंग गुस्से से पागल हो गया। वो जैक पर पागलों की तरह हमला करता है और लड़ते लड़ते वो दोनों पानी में गिर गए। पुलिस उसे ढूंढने की कोशिश करती है, पर तभी वोंग ने एक पुलिस वाले को मारकर उसकी बोट को कैप्चर कर लिया। लुक उसकी बोट का पीछा करती है, पर वोंग ने बोट चलाने वाले को ही मार डाला। कुछ दूर चलते ही वोंग को घेर लिया गया, पर वोंग जान की परवाह किए बिना फुल स्पीड में अपनी बोट उनकी बोट से भिड़ा देता है और जब तक वो पानी से बाहर निकलते तब तक वोंग वहां से भाग चुका था। जल्द ही वहां एम्बुलेंस आई और सिन को हॉस्पिटल ले जाया गया, पर जैक भी अब एक फरार मुजरिम था। उसने लुक से कांटेक्ट किया और बताया कि मैं उससे मिला हुआ नहीं हूँ, वो जेल में मुझसे खुद मिलने आया था। उसने कहा कि वो मुझे अपना गुरु मानता है और मुझसे कुंफू सीखना चाहता है। उस वक्त मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो आगे चलकर इस कला का इस्तेमाल लोगों की जान लेने के लिए करेगा। एक दिन उसने नंबर 1 बनने के लिए मुझे भी चुनौती दी, पर मैंने लड़ने से साफ मना कर दिया। लुक कहती है कि तो तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? जिस पर जैक बोला कि अगर मैं आपको बता देता कि मैं उससे पहले मिल चुका हूं तो आपको मेरी जरूरत नहीं होती और मैं जेल में ही रहता और कभी सिन को नहीं बचा पाता। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं उससे नहीं लड़ा तो वो सिन को जान से मार देगा, इसलिए मेरा जेल से निकलना बहुत जरूरी था। जैक अब तक उसका साथ इसलिए दे रहा था क्योंकि उसे यकीन था कि पुलिस उसे पकड़ लेगी और वो सलाखों के पीछे होगा। पर आज जो हुआ उसे देखकर वो समझ गया कि सिन को बचाने के लिए उसे वोंग को मारना ही होगा। लुक ने उसे रोकने की कोशिश की, पर जैक ने अपना मन बना लिया, जिसके बाद वो वहां से चला गया। जल्द ही वहां कमिश्नर आता है और लू को बताता है कि उसके सीनियर्स ने हम दोनों को इस केस से हटा दिया है। लुक कहती है, पर सर, ऐसे तो वो कातिल हमारे हाथ से छूट जाएगा, लेकिन ये ऑर्डर्स ऊपर से आए थे जिन्हें वो नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। इसके बाद हम जैक को देखते हैं, जिसे अपने की पर बहुत पछतावा हो रहा था। वोंग जेल में खत लिखकर उससे सवाल पूछा करता था। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसने एक कातिल को ट्रेनिंग देकर उसकी मदद की। उसे लगने लगा कि वोंग सही है, मार्शल आर्ट्स जान लेने के लिए होता है। जेल से निकलते ही अगर उसने उसे मार दिया होता तो वो आज सिन को चोट ना पहुंचा पाता। वहीं हम लुक को देखते हैं, जो निकाले जाने के बाद भी उस केस पर काम कर रही थी। वो वोंग के घर पर आती है और किसी क्लू की तलाश करने लगती है, पर तभी उसे एक सीक्रेट डोर के पीछे कुछ लोगों के नाम लिखे हुए मिले। उनमें से ज्यादातर लोगों को वोंग मार चुका था, लेकिन एक नाम अभी भी बचा हुआ था। लुक जल्दी से उस आदमी के बारे में पता करती है और उसके पास जाने लगती है। वहीं हम वोंग को देखते हैं, जो उस तक पहुंच चुका था। उसका ये शिकार कुंफू छोड़कर एक मामूली ट्रक ड्राइवर की जॉब करता था। वोंग उसकी ट्रक का पीछा करता है और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, पर उसके आगे जो हुआ उसे उसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ट्रक से जैक बाहर आता है, जिसने उस आदमी को पहले ही खतरे के बारे में आगाह कर दिया था। वोंग बोला, मुझे देखकर तुम भागे नहीं, इसका मतलब तुम लड़ने के लिए तैयार हो। मैं तुम्हारा यही रूप तो देखना चाहता था। दोनों एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं
और वोंग के हाथों की चमड़ी देखकर साफ पता चल रहा था कि ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली थी। दोनों में फाइट शुरू होती है और वोंग उस पर एक के बाद एक कई जानलेवा वार करता है, पर वो जैक को छू तक नहीं पा रहा था। वो शुरू में कोई जवाबी हमला नहीं करता, बस उसके लड़ने के तरीके को ऑब्जर्व करता है। लेकिन वोंग में उतना सब्र नहीं था, इसलिए वो अपने हमले की रफ्तार दोगुनी कर देता है। उसने जैक पर कई घातक वार किए, जिसके बाद उसे भी लड़ना पड़ता है। वोंग ने उसकी ग्रैपलिंग तकनीक उसी के खिलाफ इस्तेमाल की, पर वो किसी मछली की तरह उसके हाथों से फिसल जा रहा था। इसके बाद जैक ने उसे बहुत पीटा और एक जोर की किक मारकर दूर फेंक दिया, जिससे वोंग एक चलती ट्रक के नीचे कुचला ही जाने वाला था कि एंड मौके पर जैक ने उसे पीछे खींच लिया, क्योंकि वो उसे अपने हाथों से मारना चाहता था। खुद को हारता देख वोंग वहां से भागने लगता है, पर जैक ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। कुछ दूर आते ही उन दोनों में फिर से फाइट होती है। वोंग इस लड़ाई में बुरी तरह थक गया, पर तभी जैक के हाथ से उसका बांस छूटकर नीचे गिर जाता है। दोनों रोड के दूसरी ओर खड़े थे और उनके बीच से कई गाड़ियां गुजरती हैं, जिससे वोंग को आराम करने का मौका मिल गया, जो जैक के लिए सही नहीं था। रोड क्लियर होते ही वोंग निहत्थे जैक को उसका बांस वापस कर देता है, जिसके बाद उन्होंने फिर से लड़ना शुरू किया। वोंग को सारी टेक्निक्स उसी ने सिखाई थी, इसलिए वोंग उसे इतनी आसानी से नहीं मार पा रहा था जितना कि उसने अपने बाकी अपोनेंट्स को मारा था। लड़ते लड़ते वो थक जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर जैक ने उसे एक जोर की लात मारी। इसके बाद वो अपने दोनों हाथों से उसकी खोपड़ी पर मारता है, जिससे वोंग एकदम से सुन्न पड़ गया। पर वो बस यही नहीं रुकता, वो वोंग को पागलों की तरह लगातार पीटता रहता है और आखिर में एक घातक पंच से उसे जमीन पर ढेर कर देता है। जैक उसे मारने ही वाला था कि तभी वोंग ने रहम की भीख मांगते हुए हार मान लेता है। वो बोला, जरा देखो अपने आप को, इसी जैक को तो देखने का मैं इंतजार कर रहा था, आ जाओ मार डालो मुझे। जैक उस धागे को देखता है जो सिन ने उसे खुद पर काबू करने के लिए पहनाया था, पर अब उस पर खून लगा देख उसे खुद से नफरत होने लगती है। जैक ने उसे मारने से मना कर दिया। वोंग मौका पाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर जैक ने उसकी टांग पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया। दोनों अब रोड के बीचों बीच पड़े हुए थे। उनके ऊपर से कई गाड़ियां जाती हैं और इसी का फायदा उठाकर वोंग ने उस पर हमला कर दिया। वो जैक को अपने साथ लेकर मरना चाहता था, पर जैक ने उसे उठाकर दूर फेंक दिया। जैक उन गाड़ियों से बचने की कोशिश करता है, पर तभी वो एक ट्रक से टकरा गया जो उसे घसीटते हुए बहुत दूर ले गया। वोंग उसके पास आया और कहा, मेरे अब तक के अपोनेंट में तुम सबसे ताकतवर हो, लेकिन तुम शायद भूल गए कि मार्शल आर्ट्स सिर्फ जान लेने के लिए होता है। उसे मारने से पहले वोंग उसे भी वो स्टैंप देता है जो वो बाकियों को दिया करता था। जैक समझ चुका था कि उसका अंत तय है, पर जब उसने अपनी आंख खोली तो वोंग को अपने बगल में मरा हुआ पाया। दरअसल जब वोंग उसे मारने वाला था तभी वहां लुक आ गई थी। उसने वोंग को सरेंडर करने को कहा, पर जब वो नहीं माना और उस पर हमला करने की कोशिश की तो लुक को मजबूरन उसे गोली मारनी पड़ी। इसके 3 महीने बाद हम जैक को देखते हैं, जो अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। उसने जो किया वो जानकर जेल के कैदी भी अब उसकी रिस्पेक्ट करने लगे थे। लुक उससे मिलने आती है और बताती है कि हमने तुम्हारे केस की फिर से जांच करने के लिए अदालत में अर्जी डाली है, तुम जल्द ही रिहा हो जाओगे। इतना ही नहीं, वो चाहती थी कि बाहर आने के बाद जैक पुलिस को मार्शल आर्ट्स सिखाए। इसके कुछ टाइम बाद जैक को बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है। उसने बाहर निकलने के बाद एक स्कूल खोला जिसमें वो बच्चों को मार्शल आर्ट्स सिखाता था। जैक हमेशा से ही महफूज और खुशनुमा जिंदगी चाहता था। उसके लिए नंबर 1 बनने का मतलब था अकेले पड़ जाना, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती थीं। वो हर कमजोर इंसान को ताकतवर बनता देखना चाहता था, पर नंबर 1 बनने का ख्याल उसके दिल में कभी नहीं आया। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।